बात की थी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के हवाले से, कि ये प्रैक्टिस आप लोगों ने समझ आई थी। ठीक है, आज उसी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को डिस्कस करते हुए नेक्स्ट फर्दर जो है ना फॉरवर्ड करेंगे आगे। उसी के कुछ एडवांस हम लोग टर्मिनोलॉजीज को स्टडी करेंगे। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल से आप लोगों को क्या समझ आई? बेसिकली स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का क्या बेनिफिट है इंडस्ट्री के अंदर? जब हम लोग किसी एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्यों हेल्पफुल है किसी टोपोलॉजी जब वो क्रिएट करता है? और मजीद आप बताइए जी। अच्छा, जहाँ पे ज्यादा मतलब है कि रिडंडेंट लिंक्स बने होना, जैसे कि मतलब है कि बहुत ज्यादा आपस में राउटर्स जुड़े हुए हैं या कुछ और जुड़ा हुआ है जी आपस में, तो वहाँ पे लूप्स बनने का खतरा होता है। तो ये प्रोटोकॉल जब हम चलाते हैं तो लूप्स से बनना हम खत्म हो जाते हैं, लूप्स ही बनते हैं इससे। तो क्या राउटर्स पे भी ये काम करता है? उस पे स्विचेस पे स्विचेस पे? कौन से स्विचेस? लेयर 2 की लिंक्स के ऊपर काम करता है या एमएलएस के ऊपर भी काम करता है? एमएलएस पे भी राउटर का काम, स्विचेस का जी काम कर रहा है तो उस पे भी काम करता है। एग्जैक्टली। तो ऐसा ही है। मजीद और क्या इसका बेनिफिट है? स्पैनिंग ट्री सिस्को पे जब काम करता है ना, वो पर वीलेंट स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के हिसाब से काम करता है। जब पर वीलेंट स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के हिसाब से काम करता है, इस वजह से इसका बेनिफिट ये होता है, जैसे हम लोग डिफरेंट वीलेंट्स बना रहे थे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो डिफरेंट वीलेंट्स बनाने से क्या हो रहा था, ऑब्वियसली हमारा नेटवर्क थोड़ा सा जो है ना स्ट्रक हो रहा था। तो जब ये पर वीलेंट स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चलता है, जो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के एक आगे मजीद टाइप है, इसको हम लोग आज मजीद एक्सप्लेन करेंगे। तो इससे ये होता है कि डिफरेंट वीलेंट्स जो कैरी करके लेके जाना और ट्रंक लिंक के ऊपर इसको जो है ना हैंडल करना इजी होता है, मजीद अच्छी तरह से इसको हैंडल किया जा सकता है। और दूसरा सबसे मेजर जो इसका बेनिफिट है और जो फैक्टर हमने स्टडी किया था वो वही है जो कि लूप अवॉइडेंस के हवाले से हमने स्टडी किया था। ठीक है, आज हम लोग अपनी टोपोलॉजी को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, अपनी टोपोलॉजी में मल्टीलेयर स्विचेस वगैरह भी ऐड करते हैं ताकि मज़ीद इसको डीपली स्टडी करें। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले अभी हम लोगों ने जो स्टडी किया था वो जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोटोकॉल चलता है हमारी टोपोलॉजी के अंदर, वो है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। मैं आपको ये चेक करवा दूँ ज़रा। जो बैकअप लिंक हम बनाते हैं जी, तो अगर बैकअप और जो यूज में है दोनों साथ यूज करें तो दोनों साथ यूज़ हो बाय ही नहीं मिस्टेक सकते। अगर हो जाए तो एक डाउन हो जाएगा। अभी मैं करके दिखाता हूँ। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का मकसद ही यही है। आपने बताया था कि जो बैकअप लिंक होता है ये मतलब नुकसानदेह होता है इसी वजह से टू फेलियर ऑफ द नेटवर्क। इसका इसका मकसद क्या होता है, मतलब दोबारा से मतलब आपको ये बैकअप रखने के लिए? नुकसान, मैंने आप आधी बात सुनते हैं ना, मैंने पूरी बात, जब पूरी बात सुना करें फिर आप समझा करें। मैंने आपको ये बताया था उसका नुकसान ये होता है इन केस हमारे कोई ऐसे नेटवर्क हो जहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल ना डिप्लॉय हुई हो, ठीक है, स्पैनिंग ट्री, और उसमें फिर क्या होगा, दो जब आप एक्टिव बैकअप दोनों एक साथ ही यूज़ कर लेंगे तो ऑब्वियसली स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल ना होने की वजह से दोनों एक्टिव होंगे, फिर लूप जनरेट होना शुरू हो जाएगी। तो ये ऐसे सिनेरियो के अंदर नुकसान हो सकते हैं। आमतौर पर उसका कोई नुकसान नहीं है जब स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल आपके चल रहा है नेटवर्क के अंदर। जी, तो अभी हमारे स्विचेस जो हैं इनके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी
कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है? स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चल रहा है, जो कि आपको पता है कि इसमें टाइम लेता है ब्लॉकिंग, लिसनिंग, लर्निंग और फॉरवर्डिंग में। और ये इसमें लिसनिंग और लर्निंग का जो टाइम होता है वो 15 सेकंड होता है, और बाकी ब्लॉकिंग का जो टाइम होता है वो 20 सेकंड होता है। तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो बाय डिफ़ॉल्ट चलता है, जो कि IEEE का 802.1D प्रोटोकॉल है, इसके ऊपर जो है ना ये टोटल 50 सेकंड्स का टाइम लगाता है। अगर ये आपको दिखाऊं मैं, स्विच की कॉन्फ़िगरेशन में अगर आए तो स्पैनिंग ट्री, तो अब ये देखें स्पैनिंग ट्री इनेबल्ड प्रोटोकॉल IEEE, यहाँ पर सिंपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल इनेबल्ड हुआ है, ठीक है। स्पैनिंग ट्री इनेबल्ड प्रोटोकॉल IEEE, तो IEEE ने, और इसका आपने देखा है कि कन्वर्जेंस टाइम बहुत ज़्यादा था, ठीक है। कन्वर्जेंस टाइम आप लोगों ने देख लिया था, काफ़ी ज़्यादा था। इसके अलावा बाय डिफ़ॉल्ट जब रूट ब्रिज का इलेक्शन किया जाता है, उसमें दो चीज़ों को चेक किया जाता है, एक प्रायोरिटी और एक मैक एड्रेस को। प्रायोरिटी सबकी बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना 32768 होती है, जबकि मैक एड्रेस की बेस के ऊपर फिर बाय डिफ़ॉल्ट जनरली फैसला किया जाता है। लेकिन अपने नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली फिर हम किसी भी स्विच को रूट स्विच बना सकते हैं, ठीक है। बैक एंड पे जो काम हो रहा होता है वो जनरली मैंने आपको बताया था कि ये ऐसे ऐसे हो सकता है, लेकिन जनरली हम जब डिप्लॉय करते हैं तो हम हार्ड कोड करके तो अपने नेटवर्क के अंदर जिस स्विच को प्रायोरिटी देनी होगी, जिसको रूट स्विच बनाना होगा, उसको बना सकते हैं। उसके अलावा फिर जब जो रूट स्विच बन जाता है तो उसकी अपनी जो भी पोर्ट्स होती हैं वो कौन सी पोर्ट्स कहलाती हैं? डेजिग्नेटेड पोर्ट्स कहलाती हैं, ठीक है। और वो डेजिग्नेटेड पोर्ट्स आगे जितने भी स्विचेस के साथ अटैच होती हैं तो उन स्विचेस की वो पोर्ट्स क्या कहलाती हैं? रूट पोर्ट्स कहलाती हैं। और इसके अलावा बाकी तमाम पोर्ट्स क्या होंगी? अल्टरनेटिव पोर्ट्स, ठीक है, जो कि फॉरवर्डिंग स्टेट में नहीं होंगी, जो कि एट द टाइम ब्लॉकिंग स्टेट पे होंगी, ठीक है। तो जो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है, इसमें इसी वजह से टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, लिसनिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग, ठीक है, ब्लॉकिंग। तो इसके बरक्स फिर जो है ना एक और प्रोटोकॉल IEEE ने जो है ना यूज़ किया है, इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसको कहते हैं रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, ठीक है। आज हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के हवाले से, और रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को देखते हैं, इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं कि किस तरह से स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल से ये डिफरेंट है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो चल रहा होता है वो कौन सा होता है? स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। इसके अलावा रूट पोर्ट, बेस्ट PPDU मैसेज, उसमें क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होंगी, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। तो रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो है, जिसको बोलते हैं रैपिड PVST भी बोलते हैं, सिस्को के अंदर रैपिड PVST के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। ये 80 IEEE का ही बेसिकली ये प्रोटोकॉल है, और ये 802.1W के ऊपर काम करता है। इस प्रोटोकॉल नंबर होते हैं अलग अलग, ठीक है। तो इसका प्रोटोकॉल नंबर जो है वो 802.1W है। इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? सबसे मेजर जो चीज़ है, जो जिस वजह से इसको बेसिकली ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, तो वो ये है कि इसकी फास्ट कन्वर्जेंस है, ठीक है, इमीडिएट कन्वर्जेंस है। जो कि जैसे वहाँ पर टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा था, जो रूट स्विच या कोई भी जो स्विचेज हैं उनको पोर्ट्स ऑन होके फिर उसके बाद फॉरवर्डिंग स्टेट में आने तक, लेकिन एज कम्पेयर इसमें भी टाइम लगता है, रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में भी, लेकिन एज कम्पेयर टू स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल इसमें कम कन्वर्जेंस का टाइम है। ये 5 to 10 सेकंड्स के अंदर अंदर तमाम जो है ना अपनी पोर्ट्स पॉप कर देता है रैपिड स्पैनिंग ट्री, ठीक है। तो नेटवर्क के अंदर जो है ना जब हम डिप्लॉयमेंट कर रहे हों तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि हम रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को डिप्लॉय करें, ताकि जो है हमारा नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना फास्टली जो है ना वो जो भी चेंजिंग वगैरह हो फास्ट कन्वर्जेंस हो जाए, फास्टली हमारा जो भी जो है ना पोर्ट्स हैं सारी की सारी टोपोलॉजी चेंज होने के बाद भी अप हो जाया करें। तो इस वजह से ज़्यादा जो प्रेफर्ड किया जाता है वो रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को किया जाता है। तो रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के हवाले से सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, वो ये है कि जैसे स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में क्या होता था, इनिशियली फर्स्ट टाइम जब इलेक्शन होता था, जब किसी स्विच को नहीं पता होता था कि कौन सा रूट स्विच है, उस टाइम सारे BPDU भेजते थे, ठीक है। सब BPDU में क्या उनकी अपनी इन्फॉर्मेशन, उनका मैक एड्रेस, उनका प्रायोरिटी नंबर वगैरह, उनकी पोर्ट्स की इन्फॉर्मेशन, ये तमाम चीज़ें होती थी। तो उस टाइम तो सारे स्विचेस जो है ना BPDU शेयर करते थे, सारे स्विचेस बेसिकली लिसनिंग लर्निंग कर रहे थे। लेकिन जब रूट स्विच का तयन हो जाता था, रूट स्विच की इलेक्शन हो जाता था, उसके बाद कौन सा स्विच सिर्फ BPDU भेजता था? रूट स्विच सबको BPDU भेजता था, बाकी स्विचेस BPDU अपना BPDU नहीं जनरेट करते थे। लेकिन रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में ऐसा नहीं होता। इसकी फास्ट कन्वर्जेंस का सबसे बड़ा जो है ना यही जो है ना एक इसमें बेसिकली ब्रेक थ्रू था कि ये इसमें हर स्विच चाहे रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल डिप्लॉय करने के बाद और
रूट स्विच के इलेक्शन होने के बाद भी तमाम स्विचेस जो है ना वो रूट स्विच को नहीं देख रहे होते। जब भी कोई टोपोलॉजी में चेंज आता है जब भी, तो वो तमाम स्विचेस बीपीडीओ भेजते हैं, बीपीडीओ को ट्रांसफर करते हैं, और उसके रिजल्ट में फिर जो है ना फास्ट कन्वर्जेंस हो जाती है और आपकी टोपोलॉजी जल्दी से चेंज हो जाती है। समझ आ गई बात की? तो इसका मतलब यह है कि फिर इसकी पोर्ट की स्टेट्स भी जो है ना कम हैं। इसमें एक है लर्निंग, फॉरवर्डिंग और डिस्कार्डिंग, ये 3 स्टेट्स हैं। ये आपने जो तीन जी, लर्निंग, फॉरवर्डिंग और डिस्कार्डिंग रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के अंदर इन 3 बेसिकली जो है ना पोर्ट्स को चेक किया जाता है। ये 3 स्टेट्स होती हैं पोर्ट्स की। रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में क्या होगा, जब एक पोर्ट जो होगी वो रूट पोर्ट बन जाएगी, और जो दूसरी पोर्ट होगी वो अल्टरनेटिव रूट पोर्ट। पहले से ही जब फर्स्ट टाइम इलेक्शन होगा, यहाँ पर तो ये होता था ना बस एक, यहाँ पर बेसिकली पोर्ट के स्टेट्स भी बढ़ जाती हैं, यानी टाइप्स। पहले तो हम लोगों ने कौन कौन सी देखी थी, एक रूट पोर्ट, एक डेजिग्नेटेड पोर्ट, अल्टरनेटिव पोर्ट। ठीक है, यहाँ पर 4 टाइप्स होती हैं, एक रूट पोर्ट, एक डेजिग्नेटेड पोर्ट, एक अल्टरनेटिव पोर्ट जो ब्लॉकिंग करती है, और एक अल्टरनेटिव रूट पोर्ट भी होती है। अब ये जो चौथी एक अलग पोर्ट ऐड हुई है, इसका क्या बेनिफिट होगा? इसका ये बेनिफिट होगा कि जब शुरू में आपके रूट पोर्ट्स का इलेक्शन हो जाता है, डेजिग्नेटेड पोर्ट्स का इलेक्शन हो जाता है, तो उसके साथ साथ एक अल्टरनेटिव रूट पोर्ट भी बन जाती है। अल्टरनेटिव रूट पोर्ट का ये बेनिफिट होता है कि जैसे ही आपकी रूट पोर्ट किसी वजह से डाउन होती है, तो ऑब्वियसली किसी और पोर्ट ने रूट पोर्ट की जगह लेनी होती है। तो जो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल होता था उसमें बेसिकली दोबारा से सब इलेक्शन किया जाता था, और उस वजह से कन्वर्जेंस टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था। लेकिन यहाँ पर पहले से ये चीज तय हुई होती है कि इन केस ये पोर्ट डाउन होती है तो इसके बजाय ये पोर्ट इसकी जगह ले लेगी, तो इसलिए अल्टरनेटिव रूट पोर्ट पहले से ही सिलेक्ट हुई होती है। तो उसका बेनिफिट ये होता है कि जैसे ही आपकी टोपोलॉजी में कोई चेंजेस आती हैं, रूट पोर्ट आपकी चेंज होती है या डाउन होती है, तो अल्टरनेटिव रूट पोर्ट जो है ना इमीडिएटली ये अप हो जाती है। इमीडिएटली जब अप होगी तो इसको कहते हैं कि ये रैपिड स्पैनिंग ट्री का एक प्रोएक्टिव बिहेवियर है। इस वजह से इसकी फास्ट कन्वर्जेंस है जो कि इसको डिफरेंशिएट करती है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल से, और दैट्स वाई इसको ज़्यादा प्रेफर्ड किया जाता है नेटवर्क के अंदर डिप्लॉयमेंट के लिए। समझ आ रही है ना बात की? इन सब सारी बातों को लिख लें, ये इंटरव्यू के क्वेश्चन आपको बेसिकली बता रहा हूँ। ये तमाम जो बातें ये तमाम पूछी जाती हैं इंटरव्यू के अंदर। अभी आपके सामने आशान ने इंटरव्यू क्लियर किया है, इनसे पूछें ये वीलेंस, ये स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, ये रूट पोर्ट, डेजिग्नेटेड पोर्ट, इन्हीं चीज़ों के हवाले से इनसे क्वेश्चन हुए, इनकी जॉब हो गई है, क्योंकि इनको पता था इन आंसर्स दिए। तो ये क्योंकि इनको ये लिखते थे, नोट करते थे, इनके नोट्स हैं इनके पास। तो आप लोग भी जब नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे, तो फिर आप लोग भी वहाँ पे आंसर दे सकेंगे फिर। ठीक है, हाँ, स्पेशली आप ये आपके जो टॉपिक्स आपने बताए हुए ना, ये उसके अकॉर्डिंगली हैं, तो इसको आप प्रैक्टिकली भी करें और साथ ही अपनी वर्डिंग में इसको लिखें भी, तो दैट फिर आप जो है इस काबिल होंगे कि आप इंटरव्यू के क्वेश्चन के आंसर्स दे पाएँ। अच्छा, ये मैं नोट्स अपडेट किए मैंने, इनमें कुछ मजीद मैंने डिफरेंस ऐड किया है स्पैनिंग ट्री और रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में। ठीक है, सबसे पहले स्पैनिंग ट्री और रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो है ना, दोनों ही जो है ना काम स्पैनिंग ट्री के लिए काम करते हैं, एक्चुअली हमारे लूप फ्री टोपोलॉजी प्रोवाइड करने के लिए करते हैं। लेकिन असल में जो है ना इनमें कुछ मजीद डिफरेंसेस जो हैं, हमने जो मैंने आपको बताए वो यहाँ पर मैंने इनको थियोरेटिकल फॉर्म में भी लिखा भी हुआ है, ताकि आप में से जो नोट कर नहीं करते वो यहाँ से उनको आंसर से याद हो जाएं। जैसे कि सबसे पहले कन्वर्जेंस, स्पीड ऑफ कन्वर्जेंस के हवाले से बात करें, तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो है ना, आपको पता है लॉन्ग टाइम कंज्यूम करता है कन्वर्जेंस के लिए। क्योंकि उसमें तमाम फैसले किसने कर रहे होते हैं, रूट पोर्ट ने, रूट स्विच नहीं कर रहे होते, रूट ब्रिज नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये नेटवर्क के अंदर डिस्ट्रप्शन का बायस बनता है, नेटवर्क के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंजेस्शन हो जाती है। और असल में ये वजह क्या है, इसके बैक एंड पे एक्चुअली जो एल्गोरिदम चल रहे होते हैं स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के अंदर, वो कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम चल रहे होते हैं।
उन कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स के बायस सेवरल फ्यू फर्दर जो सेकंड्स जो कंज्यूम कर रहे होते हैं इस टोपोलॉजी को दोबारा से पूरा अप होने में जब भी कोई चेंज आता है, ठीक है। ये प्रॉपर इसका आंसर होता है कि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की स्पीड ऑफ कन्वर्जेंस क्यों कम है। तो उसके आपको ये पता होना चाहिए कि बैक एंड पे आप ये जरूर बताएं कि उसके कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स की वजह से टाइम कंजप्शन ज्यादा होती है, ठीक है। जबकि रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में स्पीड ऑफ कन्वर्जेंस के हवाले से बात की जाए तो ये रैपिड स्पैनिंग ट्री बहुत ज्यादा फास्ट है एज कंपेयर टू स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। क्यों कि यहाँ पर जो रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में सिंपलर एल्गोरिदम्स यूज किए जाते हैं स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल बेस्ट स्पैनिंग ट्री पाथ को चूज करने के लिए टू अवॉइड लूप्स, ठीक है। तो इस वजह से इसके अंदर कुछ ऐसे टेक्निकल जो है ना टर्म्स यूज की जाती हैं इसके एल्गोरिदम के अंदर ताकि आपकी कन्वर्जेंस को एक्सेलरेट करके आपको लूप फ्री टोपोलॉजी भी प्रोवाइड की जाए, वो तो होगी, लेकिन उसके साथ साथ टाइम कंजप्शन कम से कम हो। हमारे नेटवर्क के अंदर आप याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो है ना टाइम होता है, डिले कम से कम होना चाहिए, ठीक है। डिले जितना कम होगा उतना ही ज्यादा हमारी जो है ना नेटवर्क अच्छा समझा जाएगा उस नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को, और वो जो जिसने डिप्लॉयमेंट की होगी उसको अच्छा समझा जाएगा। क्यों कि जिस जहां पर हम लोग बेसिकली डिप्लॉय कर रहे होते हैं ये कहाँ पे डिप्लॉय होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, बैंक्स के अंदर, ये स्विचेस राउटर्स, ठीक है, या ऐसी तमाम आईटी बेस्ड, चूंकि ये आईटी का काम है ना सारा, जहां से आईटी की इंफॉर्मेशन घूमती है। तो आईटी की कंपनीज जितनी भी होती हैं आपको पता है सेकंड्स के हिसाब से उनकी अर्निंग हो रही होती है, डेटा इन आउट हो रहा होता है। तो अगर ये इसमें इतना ज्यादा टाइम कंज्यूम होना शुरू हो जाए हर एक लेवल के ऊपर हम लोग देख रहे हैं, अभी देखें अभी हम स्विचिंग लेवल पे देख रहे हैं कि हम किसी टाइम को कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा अच्छी कन्वर्जेंस कर सकें। ऐसे ही फिर हम राउटिंग लेवल पे जाके देखेंगे, इसके अलावा मजीद उससे अपग्रेड लेवल पे ऊपर देखेंगे। लेकिन जो काम भी किया जाता है वो तमाम इन्हीं चीज़ों के ऊपर किया जाता है, और इसको हैंडल फिर कैसे किया जाता है इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा OSI लेयर्स। फिर वहां पे पता चलेगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन कौन सी लेयर से कैसे गुजरती है, कहाँ पर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल बेसिकली इन्वॉल्व होता है, कहाँ पर आपके जो बाकी वीलैंस के हवाले से मैंने इंफॉर्मेशन बताई, कहाँ पर आपको स्विच यूज होता है, कहाँ पर आपके पोर्ट नंबर्स यूज होते हैं, कहाँ पर आईपी एड्रेस आपका इन्वॉल्व होता है, कहाँ पर राउटर्स इन्वॉल्व होते हैं, कहाँ पर वो स्पेसिफिक एप्लीकेशंस इन्वॉल्व होती हैं जिनके जरिए आप डाटा ट्रांसफर करते हैं। ये तमाम चीज़ें इसके अगले टॉपिक में डिटेल में बता के उसके बाद फिर हम जो है ना बाकी टॉपिक्स भी और साथ हम राउटिंग की तरफ चलेंगे, ताकि आपको समझ लगे कि ये जो भी काम हो रहा है ये हम बेसिकली असल पर्पस हमारा क्या है। एक तो इंफॉर्मेशन की सेफ्टी, ऑर्गेनाइजेशन की सेफ्टी, ये सबसे पहली चीज है, ठीक है। और उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के डेटे की प्राइवेसी सेफ्टी, और सेफ्टी के साथ साथ उस डेटे की फास्ट कन्वर्जेंस, ठीक है। ये याद रखिएगा ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम तो जो चीज डिप्लॉयमेंट करते हैं जनरली ऑर्गेनाइजेशंस को फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है कि हमने उनको चीजें डिप्लॉय करके दी, जैसे जैसे उन्होंने हमें सोल्यूशन बताया था कि ये इतने राउटर्स, इतने स्विचेस, इतने कैमराज हैं, ये टोपोलॉजी है, इसके मुताबिक आपने डिप्लॉय कर देनी है। ये कहलाती हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, जिसमें राउटर, स्विचेस, नेटवर्किंग डिवाइसेस, वो तमाम चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। सर्वर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, सर्वर के अंदर जो मेमोरी, जो है ना हार्ड डिस्क वगैरह, जो जो चीज़ें आपने डिप्लॉय करनी होंगी, तो ये सारी उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होंगी। लेकिन उसके साथ साथ कुछ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो तीन मेजर जो होती हैं वो होती है सबसे पहले अवेलेबिलिटी, ठीक है, उसके बाद परफॉर्मेंस, और उसके बाद सिक्योरिटी। ये तीन चीजें जो जब आप डिप्लॉय करके किसी ऑर्गेनाइजेशन को देंगे उनकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ इन तीन चीजों को भी आप डिप्लॉयमेंट के दौरान में अगर आप मलहूज़े खातिर में रखेंगे तो आपको ऑब्वियसली ज्यादा प्रेफर किया जाएगा और आपको अप्रिशिएट किया जाएगा इस चीज के ऊपर, ठीक है। ये अब डिपेंड कर रहा होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी नहीं होता, ठीक है, या हर कम्युनिकेशन के लिए ये चीजें जरूरी नहीं होती। लेकिन आज के इस दौर के लिहाज से 99% ऑर्गेनाइजेशन के लिए नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी फंक्शनल बन चुकी हैं, क्योंकि सिक्योरिटी आपको पता है डेटा ब्रीच किसी सूरत नहीं होने देती ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। उसके साथ साथ परफॉर्मेंस और अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी बड़ी ज़रूरी चीज़ है। इन केस एटीएम है कि कहीं पे हमने एटीएम को डिप्लॉय किया हुआ है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेट वहाँ पर ऑब्वियसली ऑनलाइन होता है, वो इंटरनेट बेस पे चल रहा होता है, तो वो जैसे नेशनल बैंक की एग्जांपल ले लें, ज़्यादातर जाएं तो वो कहते हैं, या अलाइड बैंक की एग्जांपल ले लें, वो दिस एटीएम इज़ आउट ऑफ सर्विस, ठीक है, या इस तरह से। तो अवेलेबिलिटी अगर कम होगी फिर क्या होगा, ऑब्वियसली इसका बैक एंड पे इसके साथ साथ क्या होगा, उसका बिजनेस डाउन हो जाएगा, कस्टमर उस बैंक की तरफ ही नहीं जाएगा, उसको मूव नहीं करेगा उस बैंक की तरफ, और उससे बेसिकली शिफ्ट हो जाएगा। तो सर्विसेज का 24/7 अवेलेबल होना मैक्सिमम टाइम, ये इसमें बेसिकली कहते हैं 4 जो है ना 9s अचीव करने चाहिए। ये जब भी इंफॉर्मेशन की कम्युनिकेशन के लिए
जो आप परफॉर्मेंस और अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो आपकी अवेलेबिलिटी में 9 फोर्स अचीव होनी चाहिए। 9 फोर्स से मुराद ये 100% तो हम कभी भी कोई चीज़ नहीं अचीव कर सकते ना, कोई ना कोई बैक एंड में इशू आ सकता है, चाहे आपने रिडंडेंट लिंक्स भी यूज़ किए हों। तो उसके लिए कम से कम 99.99% हम लोगों को अपनी जो है ना देनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि वो जो सर्विसेज हैं वो क्लाइंट्स के लिए अवेलेबल हों। जब वो अवेलेबल होंगी, जब ऐसे परफॉर्मेंस आपकी होगी, तो ऑब्वियसली आपका जो है वो क्लाइंट आपकी तरफ आएगा और फिर आप जो है ना एक अच्छी जो है वो अपनी जो है ना रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं और आपकी इमेज भी क्लाइंट की निस्बत अच्छी होगी क्लाइंट के नज़दीक। ठीक है, ये चीज़ें हमें बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तो उसी के लिहाज से बात कहाँ से निकली थी कि कन्वर्जेंस ये कुछ सेकंड्स के लिए, अभी हम सिर्फ स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल से रैपिड स्पैनिंग ट्री पे क्यों हम लोग मूव कर रहे हैं कि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में आमतौर पर मैंने पूरा ओवरऑल तो बैकएंड में जो थ्योरी है वो पूरा आपके टोपोलॉजी को आपको होने में तो 50 सेकंड्स लगते हैं ना, कि 15 सेकंड लिसनिंग, 15 सेकंड जो होता है आपके पास लर्निंग और 20 सेकंड्स इसके ब्लॉकिंग, ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। लेकिन ये तो मैक्सिमम टाइम बता रहे हैं, इससे जल्दी आपकी कन्वर्जेंस हो जाती है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में भी। लेकिन रैपिड इसमें कम से कम टाइम कितना होता है, ये तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बताया ना, मैक्सिमम इतना होता है। कम से कम इसका जो टाइम होता है वो 5 से 15 सेकंड्स तक होता है। ठीक है, 5 सेकंड तक तो कभी नहीं, 15 यानी 15 सेकंड कम से कम आपके पास जो है ना उस तक ये अप हो जाती है। लेकिन 20 सेकंड्स, 25 सेकंड्स, 30 सेकंड्स अकॉर्डिंग टू, अभी तो हमारी टोपोलॉजी छोटी बनी हुई है ना, यहाँ पर इतना टाइम में हो जानी चाहिए। लेकिन जब हमारी टोपोलॉजी के अंदर 10, 15, 20 स्विचेस होंगे तो ऑब्वियसली उसमें फिर मैक्सिमम टाइम उसका 50 सेकंड है। लेकिन रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में 5 to 10 सेकंड्स के अंदर जो है ना आपकी टोपोलॉजी अप हो जाती है। ठीक है, 5 to 10 सेकंड्स के दौरान आपकी टोपोलॉजी, आपकी कन्वर्जेंस हो जाती है और उसकी बेस के ऊपर फिर आपके जो ना रिजल्ट्स वगैरह ओरिजिनेट हो जाते हैं और आपकी फॉरवर्डिंग स्टेट्स में पोर्ट चली जाती हैं और आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ें हमें बड़ी ध्यान में रखनी पड़ती हैं। ये वो टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें डिप्लॉयमेंट थ्योरी और इसके रट्टे के साथ साथ ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि जब ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली होगा कि हमारा रोल क्या होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट ये था कन्वर्जेंस के हवाले से, स्पीड और कन्वर्जेंस के। फिर पोर्ट स्टेट्स के हवाले से अगर देखा जाए तो जो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है वहाँ पर 5 पोर्ट्स के स्टेट्स होते हैं। ठीक है, जनरली हम 4 को डिस्कस करते हैं लेकिन 5वां भी होता है, मैंने आपको बताया बाय डिफॉल्ट भी किसी पोर्ट को डिसेबल किया जा सकता है। तो बाकी 4 जो होती हैं वो ब्लॉकिंग, लिसनिंग, लर्निंग और फॉरवर्डिंग। ठीक है, तो आखिरी जो होती है वो डिसेबल्ड स्टेट होती है, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर किसी पोर्ट को डिसेबल्ड किया जाए। अब ये डिसेबल्ड के ऊपर पूरा एक जो है ना फिनोमिना है ये, और एक इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर है जो मैं अभी आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा, ये एक डिसेबल्ड के वर्ड के ऊपर कि डिसेबल्ड कैसे होती हैं पोर्ट्स और क्यों किया जाता है। ठीक है, तो दी स्टेट्स जो भी हैं आपके पास बेसिकली, जब ये तमाम स्टेट्स अचीव हो जाएंगी फॉरवर्डिंग स्टेट के ऊपर चला जाएगा आपका पूरी टोपोलॉजी, उसके बाद ही आपका डेटा वगैरह ट्रांसफ़र हो पाएगा। तो पोर्ट स्टेट्स में रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में अगर हम लोग देखें तो रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में हमने 3 पोर्ट स्टेट्स देखी हैं। ठीक है, डिस्कार्डिंग, लर्निंग और फॉरवर्डिंग। ठीक है, तो इनका काम जो होता है वो होती देखने में तो उसी तरह से है ना कि जो हमने स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में यूज़ किए हैं, लेकिन इनका जो काम होता है, काम करने का अंदाज और टाइम स्पैम इसका थोड़ा कम होता है। ठीक है, उसके उस कम टाइम में ये अपने आप को जो है ना एडजस्ट करके आपकी टोपोलॉजी को अप कर देती हैं। तो पोर्ट रोल्स के हवाले से अगर हम लोग देखें तो इसमें हमने देखा था कि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में 3 पोर्ट रोल्स थे। कौन कौन से थे आप बताइए? खामोश ना हुआ करें ना बिल्कुल आप। पोर्ट के रोल्स कौन से, क्या क्या 3 तरह के या 4 तरह के, 5 तरह के जी, पोर्ट के रोल्स जी भाई यही 3 थे ना, रूट पोर्ट, ठीक है, इसके अलावा डेजिग्नेटेड पोर्ट और उसके अलावा ब्लॉकिंग पोर्ट। ठीक है, तो ये 3 बेसिकली रोल्स थे। लेकिन जब रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के हवाले से अगर बात करें तो उसमें जो पोर्ट के रोल्स थे, 4 रोल्स मैंने आपको बताए थे। एक रूट ब्रिज, रूट पोर्ट, डेजिग्नेटेड पोर्ट और अल्टरनेट, ये तो है ही है। ठीक है, लेकिन एक जो है ना बैकअप पोर्ट भी आ जाती है। ठीक है, इसको अल्टरनेटिव रूट पोर्ट भी कहा जाता है और बैकअप पोर्ट भी कहा जाता है। दोनों तरह से हम लोग इसको यूज़ किया जा सकता है, इसको दोनों टर्म्स में। तो ये बेसिकली कुछ डिफरेंसेस हैं
जिसकी वजह से रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो है वो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल से बेहतर है। आपको भी ऐसा ही लगा होगा ना जनरली, ठीक है, ये कॉमन सेंस की बातें हैं सारी। अब हम लोग जरा इसको देखते हैं कि डिप्लॉय कैसे किया जाता है, दोनों को हम लोग कंपैरिजन करके देखेंगे। लेट्स सपोज कोई इंटरफेस है हमारा फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच का, इसके ऊपर इंडिविजुअली आप पूरे स्विच में भी आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। अभी देखिए अगर तो यहाँ पर अभी जो है वो स्पैनिंग ट्री अगर करें तो यहाँ पर देखिए स्पैनिंग ट्री इनेबल्ड प्रोटोकॉल कौन सा IEEE का सिंपल स्पैनिंग ट्री यहाँ पर इनेबल्ड हुई है, ठीक है। ये कमांड है स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड PVST पर वीलेंट स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, ठीक है। इस कमांड को जैसे ही हम लोग इनेबल करेंगे तो ये अब रैपिड स्पैनिंग ट्री के तौर पर काम करना शुरू कर देगी, ठीक है। अब इसमें देखिएगा यहाँ पर शो स्पैनिंग ट्री, तो यहाँ पर देखें स्पैनिंग ट्री इनेबल प्रोटोकॉल कौन सा है, रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। पहले सिंपल हमारे पास स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल शो हो रहा था ये, ठीक है। अब जो है ना वो है तो IEEE का ही, लेकिन ये रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के तौर पर अब काम करना स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद इसकी कन्वर्जेंस को अगर हम प्रैक्टिकली देखें, यहाँ पर हमने डिप्लॉय किया है। अब फास्ट इथरनेट इसकी 0/1 को अगर अप डाउन करते हैं और फास्ट इथरनेट 0/2 को भी, और इसकी फास्ट इथरनेट 0/3, इस तरह से हम लोग अगर अप डाउन करें, या फिर यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि 2 टोपोलॉजीज क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फिर आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगी। आप ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड मैंने कर दिया शुरू में, ठीक है। इससे आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। वो जो शुरू में वो जो टाइम है सारा हमने उसको जो है ना ओवरकम कर दिया, उसको बेसिकली ओवरलैप कर दिया। अब इस टोपोलॉजी में हम रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चलाते हैं और यहाँ पर सिंपल जो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है, और उसके बाद फिर इसको रीस्टार्ट करके या चेक करेंगे कि किसका कन्वर्जेंस टाइम कम है, ठीक है। यहाँ पर जैसे हमने डिप्लॉय कर दिया रैपिड स्पैनिंग ट्री, ठीक है, शो स्पैनिंग ट्री, तो ये चल रहा है RSTP के ऊपर, ठीक है। इसी तरह से स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड PVST, इस तरह से यहाँ पर भी इनेबल हो गया और यहाँ पर भी इनेबल कर देते हैं। अब यहाँ पर चल रहा है रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, जबकि यहाँ पर चल रहा है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल सिंपल, ठीक है। अब इसके किसी भी इंटरफेस को अप डाउन करते हैं, जैसे यहाँ पर अब फास्ट इथरनेट 0/2, इससे पहले हम लोग इनके नाम भी स्विचेस के रख लेते हैं ताकि हमें पता हो कौन से स्विच में, ठीक है।
होस्ट नेम स्विच 1 और ये कौन सा वाला है, STP वाला है, ठीक है। होस्ट नेम RSTP एक रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल वाला स्विच है जिसपे रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल इनेबल है, और एक जो है यहाँ पर जो स्विच है वो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है। इसकी भी फास्ट इथरनेट 0/2 जो है वो फास्ट इथरनेट 0/2, इसको हम लोग शट डाउन कर लेते हैं। दोनों ये शट डाउन हो गई। उसके बाद दोनों पोर्ट्स को, बल्कि पहले इस पोर्ट को ऑफ करते हैं और उसके बाद दूसरी पोर्ट को ऑफ करेंगे, ठीक है। तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 वापस इसको ऑफ करते हैं और इसको भी हम लोग ऑफ करते हैं। अब देखते हैं इसमें कि कौन सी किसी, ये देखें इसकी फौरन से जो है ना ऑफ हो गई, ठीक है, जबकि इसमें अब देखिएगा कितना टाइम लेगी। क्यों? हालांकि ये पहले भी आपकी है, और दूसरी बात यह है कि इसमें ये पहले से डिसाइड होया हुआ था कि अल्टरनेटिव रूट पोर्ट कौन सी होगी और इमीडिएट कन्वर्जेंस इसकी होगी, ठीक है। तो इस ये दैट्स वाई हम लोग ये कहते हैं कि रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो है ना इसकी कन्वर्जेंस फास्ट होती है। इवन ये तो एक मैंने अप डाउन करने के केस में देखा ना, तो अगर हम लोग ओवरऑल भी अपनी टोपोलॉजी को भी पूरा रिस्टार्ट करें, अगर आपकी इसको पहले सेव करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन, अभी तो मैं अगर टोपोलॉजी को रिस्टार्ट करूंगा तो यहाँ से रैपिड स्पैनिंग ट्री रिमूव हो जाएगा। इस बात का तो सबको पता है ना। जब भी आप रियल इन्वायरमेंट के अंदर काम कर रहे हो तो आप लोग याद रखिएगा कि आपने स्विच या राउटर को या फायरवॉल या फिर आप AP जो भी कोई डिवाइस जिसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं उसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन अगर की हुई है, अगर तो आपने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए या आप चाहते हैं कि दोबारा कर लेंगे तो तब तो ठीक है, लेकिन आप उसको फ्यूचर में कैरी करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा जैसे हम दोबारा से टोपोलॉजी ओपन करते हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही होती है। जैसे ही आपका राउटर बंद होगा, स्विच बंद होगा, फायरवॉल ऑफ होगी, एक्सेस पॉइंट, ठीक है, उसको भी ऑफ करेंगे, उसके बाद वो सारी टोपोलॉजी रिमूव हो जाएगी, वो तमाम आपकी कॉन्फ़िगरेशन रिमूव हो जाएगी जब अगर आपने वो सेव नहीं की हुई। क्यों? कि इसमें बेसिकली जैसे हमारे लैपटॉप के अंदर, डेस्कटॉप्स के अंदर हार्ड डिस्क होती है, रैम होती है, तो कंटिन्यूसली अभी जैसे रनिंग में जो होती है आपकी रैम चल रही होती है, तो रैम में जो डाटा होता है वो इरेजेबल होता है, रिमूव हो जाता है उस वक्त तक जब तक कि हमने उसको सेव ना किया हो। तो जैसे लाइट चली जाए तो वो डाटा रिमूव हो जाएगा, बाद में वहीं से नहीं स्टार्ट होगा। जबकि हार्ड डिस्क में अगर वो पड़ा हुआ सेव है तो वो वहाँ पर बैकअप वहाँ पर रहेगा, बाद में भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली एक रैम होती है और एक NV रैम होती है स्विचेस के अंदर, राउटर्स के अंदर, फायरवॉल्स के अंदर। तो अभी जैसे हम काम कर रहे हैं ये रैम के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसको NV रैम में हमने शिफ्ट करना है, यानी हमने इसको परमानेंटली सेव करना है, तो उसके लिए हम लोग वही करेंगे, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, ये लाजमी करिएगा, ठीक है। उसके अगर वो नहीं करेंगे तो देखिएगा, अभी मैं कोई कुछ नहीं कर रहा, जस्ट मैं टोपोलॉजी को रिफ्रेश किया, ठीक है। अब ये दोनों एक चीज़ बन गई है। अब देखिए दोनों एक ही टाइम लेंगी, ऑन होने में, सारा कुछ करने में एक ही जितना टाइम लेंगी। और फिर हम जब इनकी कॉन्फ़िगरेशन में जाके चेक करेंगे तो जी ठीक है। अब यहाँ पर चेक करते हैं शो स्पैनिंग ट्री से, क्योंकि अभी हमने कुछ सेव नहीं किया था यहाँ पर, है ना। तो शो स्पैनिंग ट्री अगर हम लोग करें तो यहाँ पर देखें स्पैनिंग ट्री IEEE सिंपल इनेबल्ड हुई हुई है, रैपिड स्पैनिंग ट्री यहाँ से रिमूव हो गई, हालांकि ये रैपिड स्पैनिंग, और इसमें स्विच का नाम भी रिमूव हो गया है, वो वाला नाम रिमूव हो गया, इसको ओरिजिनल जो नाम था वो आ गया। ये था रैपिड स्पैनिंग ट्री के हवाले से, ठीक है। इसके बाद हाँ, पोर्ट फास्ट को थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूँ, फिर हम आगे चलते हैं, डिसेबल्ड स्टेट को डिस्कस करते हैं, डिसेबल्ड स्टेट का क्या पर्पस होता है। यहाँ तक किसी को कोई बात समझ ना आई हो या कोई बात रिपीट करवाना चाहता है? जी उबैद अली बोलिए प्लीज़।
सर मेरा ये क्वेश्चन था कि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड आता है ना स्विचेस में, और उसका इतना यूज़ नहीं होता है। रैपिड स्पैनिंग ट्री से काफ़ी बेटर भी है, हर जगह यूज़ होता है, फायरवॉल में भी फास्टर भी होता है। तो ये स्टैंडर्ड क्यों नहीं आता स्विचेस में, अगर ये 99% यूज़ भी होता है यही मोस्टली, तो ये स्टैंडर्ड आना चाहिए, इसे इनेबल क्यों करने की ज़रूरत पड़ती है? एग्जैक्टली, वेरी गुड क्वेश्चन। जी आशान। इसमें जो होता है ना कि अप लिंक्स पे अगर हम इसे करते हैं तो इशू आ जाता है। एग्जैक्टली, ये स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जब चलता है तो यहाँ पर आमतौर पर तो लिंक्स में कुछ नहीं होता, ये बाय डिफ़ॉल्ट सारी लिंक्स पे चलता है। लेकिन जब रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चलते हैं तो हमारी पोर्ट्स बेसिकली फास्ट स्टेट में चली जाती हैं। तो जब रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चलने से पोर्ट फास्ट स्टेट में चली जाती हैं तो वो अप लिंक्स को डिस्टर्ब करती हैं, और अप लिंक्स, और ये जैसे देखिएगा रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के साथ में पोर्ट फास्ट को कॉन्फ़िगर करूँगा तो वहां पर हमारे पास वार्निंग भी आएगी कि ये आपके पास अपलिंक्स को डिस्टर्ब कर सकता है। इसी वजह से चूंकि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल तो अभी मैंने जैसे डिप्लॉय किया, आपका क्वेश्चन मैंने बेसिकली तरीकाकार थोड़ा सा चेंज किया, इस वजह से आपको ये क्वेश्चन जनरेट हुआ है। अगर एक्चुअली रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को डिप्लॉय करने का ये तरीका नहीं होता जो मैंने यूज किया है। रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल इंटरफेसेस के ऊपर इंडिविजुअली इसको डिप्लॉय किया जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। जैसे जिन जिन इंटरफेसेस के ऊपर हम चाहते हैं कि रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चले, उन इंटरफेसेस पे चलाना है। मैंने ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे चलाया तो तमाम इंटरफेसेस पे चल गया है। इस वजह से जो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल होता है वो तो जनरली सब पे चलता है, वो तो है ही स्टैंडर्ड, इस वजह से उसको स्टैंडर्ड रखा जाता है। रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को इस वजह से स्टैंडर्ड के तौर पर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इसमें फिर आपकी ट्रबल शूटिंग ज़्यादा है, आपके लिंक्स को ये बेसिकली डिस्टर्ब करता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को एक्चुअली हम लोग डिप्लॉय करना हो अगर, तो जो जो लिंक्स, जिन जिन लिंक्स के ऊपर हम चाहते हैं कि फास्ट कन्वर्जेंस हो, और जो जो बेसिकली स्पेसिफिक कोई लिंक्स हों, डाउन लिंक्स हों, वहां पर हम लोग इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। जैसे आप लिंक्स भी हों लेकिन वो स्पेसिफाइड अगर स्विच टू स्विच हों या कुछ इस तरह से आपके पास, अगर स्विच टू राउटर भी हैं वहां पर भी रैपिड स्पैनिंग ट्री है तो वहां पर आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है, ट्रबल शूटिंग फेस करनी पड़ेगी। इसके लिए जी इंटरफेस रेंज, आप या फिर एक रेंज ऑफ इंटरफेसेस जिन स्पेसिफाइड को आपने डाउनलिंक्स में सिलेक्ट किया हुआ है वहां पर, या एक स्पेसिफिक इंटरफेस जैसे कि फास्ट इथरनेट 0/1, यहाँ पर फिर आपने स्पैनिंग ट्री कोड, ठीक है, हाँ स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट भी आप कर सकते हैं, तो इसमें भी बेसिकली ये सेम वही काम करेगा। अब देखिएगा यहाँ पर ये पोर्ट फास्ट शुड ओनली बी इनेबल्ड ऑन पोर्ट्स कनेक्टेड टू अ सिंगल होस्ट, ठीक है, उन पोर्ट्स के साथ, जैसे कि यहाँ पर तो अभी कोई होस्ट नहीं है ना, ये तो अभी बेसिकली कहाँ पर कनेक्ट है, आगे स्विच के साथ। इन केस कि अगर हम लोग यूज़ करते हैं आगे ये कुछ होस्ट यूज़ कर लेते हैं, तो इनके लिए कह रहा है कि इसके साथ करनी चाहिए। या फिर अगर कनेक्टिंग हब्स करोगे या कंसंट्रेटर स्विचेस ब्रिजेस, ये तमाम वो डिवाइसेस है जहाँ पर आपके आप लिंक्स क्रिएट करते हैं, तो जब ये काम करेंगे तो पोर्ट फास्ट इनेबल्ड होगी। जब पोर्ट फास्ट इनेबल्ड होगी तो कॉज टेम्पररी ब्रिजिंग लूप्स, इनिशियली आपके पास लूप्स जनरेट होना शुरू हो जाएगी। क्यों? अब ये आंसर मुझे आप उबैद आप बताएं कि क्यों यहाँ पर टेम्पररी लूप्स जनरेट होंगी। सर क्योंकि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का ये काम नहीं करता, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल ब्लॉक कर देता है, इसलिए नहीं ना, ऐसा नहीं होगा। ये इसका बेसिकली रीजन ये है कि जब इनिशियली आपके पास टोटली पोर्ट फास्ट हो गई तो वो प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा, लिसनिंग लर्निंग, ठीक है, फॉरवर्डिंग ब्लॉकिंग, वो प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा, वो टाइम ही नहीं यूज होगा। जब वो टाइम ही नहीं यूज होगा तो इनिशियली सारी पोर्ट्स को ही आप कर देगा। जब सारी पोर्ट्स अप हो जाएंगी तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगी, चली जाएगी वो लूप स्टेट में। उसमें तो फिर ये इतना टाइम लेने के बाद इसने ये फैसला किया कि इस पोर्ट को डाउन करने से हमारी टोपोलॉजी में जो है वो बेसिकली लूप नहीं जनरेट हो रही। ये तो सिर्फ 3 स्विचेस के जरिए मैंने आपको जो है ना ये समझाइए। तो जब मल्टीपल स्विचेस होंगे, तमाम पोर्ट्स इनिशियली फर्स्ट टाइम अप हो जाएंगी, तो तमाम नेटवर्क के अंदर जो है ना एक लूप्स और पूरी आपके पास जो है ना सारा डेटा मिक्स और जो है ना बेसिकली एक जो है ना लूप सिंपल से आप ये समझ लें जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी।
तमाम पोर्ट्स अप होंगी, तो उस वजह से जो है ना आपकी टोपोलॉजी डाउन भी हो सकती है। आपके पास इनिशियली इनसे ये चीज़ भी नहीं तय हो पाएगी जल्दी से स्विचेस से कि कौन सी पोर्ट को डाउन करना है, कौन सी पोर्ट को अप करना है। इसलिए जब स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल इनिशियली चल रहा होगा, तमाम काम हो जाएगा, आपके रूट ब्रिजेस वगैरह ये तमाम चीज़ों का इंतखाब हो जाएगा। उसके बाद फिर जिन जिन बाद में हम लोगों ने जिन जिन स्विचेस के ऊपर जो है ना हम लोगों ने रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल या जिन जिन होस्ट के ऊपर अप्लाई करना है, उसका ये बेनिफिट होगा कि बाद में फिर हम आने वाले दौर में जब हमारे जाने के बाद ये नेटवर्क चल जाए, नेटवर्क स्मूथली चलना शुरू हो जाए, उसके बाद ये नेटवर्क डाउन ना हो। इनिशियली कॉन्फ़िगरेशन जो है ना इसी वजह से ये स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में होती है, ताकि जब हम ये ना हो कि डिप्लॉयमेंट के दौरान ही हमारे नेटवर्क के अंदर लूप्स बनना स्टार्ट हो जाए। क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन? यस सर। अच्छा, मजीद यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? अच्छा, यहाँ तक बात हो गई। अब मैं आपको बता रहा था, जैसे इनके क्वेश्चन से भी आपको पता चल गया पोर्ट फास्ट के हवाले से, तो आप डाउन लिंक्स या रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल या फिर पोर्ट फास्ट, ये अब जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो हमारी एक तो रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के केस में यह है कि एटलीस्ट आपका टाइम तो लेता है, ठीक है। होती तो पोर्ट फास्ट स्टेट में चली जाती हैं। कैसे? पहले स्टेप 5 थे आपके, शुरू से लेकर एंड तक आपके पास, इलेक्शन से लेकर सिलेक्शन होने तक, फिर आपके पास वहां से डाउन होकर रैपिड स्पैनिंग ट्री में 3 में आ गए। उसके बाद फिर जब आपके पास पोर्ट फास्ट आप इनेबल कर लोगे, वो ये ज्यादातर पोर्ट फास्ट आपने कभी भी जो है ना किसी भी अप लिंक में आपने ये करनी नहीं होती, करनी तो वो भी नहीं, लेकिन ये बिल्कुल भी आपने नहीं करनी होती, ठीक है। तो उसका जो है वो इसमें एंड डिवाइसेस जितने भी आपके पास, जैसे स्विचेस से आगे आपने कहीं पे कोई इंटरनेट वगैरह देना है डिवाइसेस को, या फिर कोई आगे होस्ट वगैरह, आईपी कैमरास, ठीक है, प्रिंटर्स, ठीक है, आईपी फोन्स, ये तमाम जो डिवाइसेस आपके पास हैं, जिनको एंड लिंक्स भी, अब डाउन लिंक्स भी कहा जाता है, ये जब कनेक्टेड होंगे तो वहाँ पर आप पोर्ट फास्ट को कॉन्फ़िगर कर लें, ताकि उनके और स्विच के दरमियान में डिले नहीं आए। क्योंकि उसने तो बेसिकली नहीं बनना होता है ना, ये जो डाउन लिंक्स होती हैं कंप्यूटर्स वगैरह, ये इन्होंने बेसिकली रूट स्विच जो है ना आमतौर पर ये नहीं बनती, ठीक है, लेकिन ये बन भी सकती हैं जब हम हैकिंग उस पर्पस के या लैंड सिक्योरिटी की बात करें। इससे अगली डिस्कार्डिंग स्टेट में जब हम आएंगे तो ये चीज़ देखेंगे कि ये किस तरह से इसको चेंज किया जाता है। लेकिन आमतौर पर हम जब अपने नेटवर्क के अंदर, अभी हम पोर्ट सिक्योरिटी को डिस्कस करेंगे, तो उनको वो तो बेसिकली नहीं इस केस में आएंगी ना, क्योंकि उनके तो मैक एड्रेसेस हमारे स्विच में रजिस्टर्ड होंगे, उनको स्टैटिकली हमने ऐड किया होगा वहाँ पर, और हमने अपनी पोर्ट्स को लिमिट कर दिया गया होगा अपने कि ये स्पेसिफिक ही मैक एड्रेसेस यहाँ पर आ सकते हैं, इसके अलावा कोई मैक एड्रेस आएगा तो क्या होगा, उस चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले ये चीज़ आपको पता चलेगी कि हमें एंड लिंक्स जितने भी होंगे उनको हमने फास्ट कन्वर्जेंस के लिए, ताकि जैसे इथरनेट की केबल स्विच से मैं यहाँ पर अपने लैपटॉप पे लगाऊं तो ये ना हो कि 10-15-20 सेकंड के बाद मुझे यहाँ पर इथरनेट का जो साइन शो हो, वो फ़ौरन शो हो जाना चाहिए ना, फ़ौरन इंटरनेट मिल जाना चाहिए, जैसे वाईफाई के साथ कनेक्ट होते हैं तो फ़ौरन मिल जाता है। तो उसके लिए फिर हमारे अगर स्विच में पोर्ट फास्ट इनेबल होगी तो तब ऐसे होगा, अदरवाइज इट विल टेक टाइम, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल सी बात है, हम लोग कोई यहाँ पर डिवाइस ऐड की, तो इसमें भी हम लोगों ने जनरली जो है ना ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं करना, इसमें हमने लोकल कॉन्फ़िगरेशन में जाके पोर्ट फास्ट को इनेबल करना है, ठीक है। अभी लेट्स सपोज ये डिवाइस को रिमूव करके लगाया, देखेगा इट विल टेक टाइम, एंड डिवाइस की साइड से तो फ़ौरन अप हो जाता है, लेकिन स्विच की साइड से हो रहे हैं। ये मैं आपको दिखाऊंगा भी कि हम लोग केबलिंग आप लोगों ने की भी थी, कुछ केबल्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं, तो हम ये आपको मैं दिखाऊंगा कि ये लिंक्स यहाँ पर फिजिकल स्विच के अंदर किस तरह से शो होते हैं, ठीक है। वो खुर्रम को या किसी को क्या कहना, ये वाला जो सबसे नीचे वाला स्विच है इसको बाहर निकलवा देना। ये फिक्स है, मैंने एक कर दिया, ये उसके साथ नहीं, ये पेजेस खुल जाएंगे ना, ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट्स इसके ओपन हो जाएंगे, तो उनको बताइएगा कि ये बाहर निकालें इसके ऊपर, या फिर कोई और 8 पोर्ट्स वाला स्विच हुआ वो देखिएगा, उसके ऊपर हम इनको प्रैक्टिकली भी करके दिखाएंगे। अभी देखें इसने इतना टाइम यूज़ किया, तो फास्ट इथरनेट 0/6 है, अगर इसी पे हमने अगर पोर्ट फास्ट इनेबल की होगी हुई जी, क्या तो इंटरफेस यहाँ पर, चलो फास्ट इथरनेट 0/6
अभी जो 0/6 इसके साथ कनेक्ट है, इस पे हम चेक कर लेते हैं। स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट को यहाँ पर इनेबल कर लेंगे। जैसे स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट को इनेबल करेंगे, इसके बाद अब इस लिंक को अप डाउन करके देखते हैं, यानी रिमूव करके देखते हैं। अब देखिएगा, अब ये दोनों साइड से फ़ौरन से आपके पास ये अप हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका पर्पज़ है, ये बेनिफिट है। तो यहाँ तक आप में से सबको समझ आ गया पोर्ट फास्ट का क्या पर्पज़ है, या फिर रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्यों चलाते हैं, और स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल और इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि जो हमने एक स्टेट देखी थी डिस्कार्डिंग स्टेट या डिसेबल्ड स्टेट। डिसेबल्ड स्टेट के हवाले से आमतौर पर डिसेबल्ड टेक्निकली होता है ना, ऐसे आमतौर पर तो हम किसी पोर्ट को डिसेबल नहीं करते, कोई रीजन होगा, कोई क्राइम करेगा, किसी तरह से कोई वायलेशन होगी तो तब उसको डिसेबल्ड किया जाएगा, कोई भी एंड यूजर हो। तो ये याद रखिएगा हमारे नेटवर्क के अंदर, चूंकि जब मैं स्पैनिंग ट्री या रैपिड स्पैनिंग ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर इनकी जब सिलेक्शन होती है, इलेक्शन होता है, तो वहाँ पर बीपीडीयू मैसेज की बेस के ऊपर फैसला होता है कि कौन सा रूट स्विच बनता है, ठीक है। तो उस बीपीडीयू मैसेज में क्या क्या चीज़ें उसके देखते हैं। एक तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी हमने देख ली, उसके अलावा जिसकी कॉस्ट सबसे कम होगी, ठीक है, बाकी तमाम और स्विचेस तक जिसकी कॉस्ट इक्वल, कम से मुराद यही होगा कि जिसमें तमाम स्विचेस तक पहुंचने का रास्ता सेम होगा, तो ऑब्वियसली उसका कम भी वही होगा, ठीक है। तो वो बेसिकली रूट स्विच बन जाएगा, तो इसको बोलते हैं बीपीडीयू। इसमें और भी टेक्निकल बातें होती हैं जिसको एनपी में डिस्कस किया जाता है, लेकिन फिलहाल आप लोग इतना याद रखें, ठीक है। तो अगर ये इस चीज़ के ऊपर फैसला किया जा रहा है कि बेस्ट बीपीडीयू मैसेज, बेस्ट बीपीडीयू में जो जो उसके पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स को अचीव करने की बेस के ऊपर जिस डिवाइस या जिस जो भी इनमें से आप इलेक्शन में डाटा ट्रांसफर होगा और जिसका बेस्ट बीपीडीयू होगा, सबसे कम कॉस्ट होगी, तो वो रूट स्विच बन जाएगा। तो ऐसे भी तो हो सकता है कि हमारे नेटवर्क के अंदर कोई अटैकर कनेक्ट हो जाए, ठीक है, कोई अटैकर कनेक्ट हो गई, क्योंकि रूट स्विच वो स्विच होगा जो हमारे पूरे नेटवर्क को कंट्रोल कर रहा होगा, और जिसको रूट स्विच की एक्सेस मिल गई, जो रूट स्विच बन गया, वो हमारे पूरे नेटवर्क को हार्म कर सकता है, तमाम डेटा वहां से जो है ना वो अचीव कर सकता है, किसी भी तरह से वो साइबर क्राइम वहां पर कर सकता है, ठीक है। ये तो बेसिकली फिजिकल क्राइम कहलाएगा। साइबर क्राइम वो होता है जो ऑनलाइन होता है, ठीक है, जिसमें आप वायर्ड नहीं होता, वायरलेसली आप ज्यादातर कनेक्टेड हो गए, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली आप फिजिकली कनेक्ट हो गए उस डिवाइस के साथ, उसमें आपको कोई इंट्रूडर होगा, कोई आपकी कंपनी का अपना बंदा भी हो सकता है। तो कंपनी के बंदों के लिए तो मैंने आपको सबसे पहले ये बात बता दी थी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बड़ा थ्रेट जो होता है वो उसकी अपने वर्किंग एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है। अगर उनमें से कोई अगर उस कंपनी को जो है ना वो हार्म करना चाहे तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है उस कंपनी को, उनसे जो है ना बचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उस कंपनी के जो अपने स्टेक होल्डर्स होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए फिर हमारे पास एक सोल्यूशन होता है कि पोर्ट सिक्योरिटी। यहाँ पर बेसिकली हमने भी पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल की होती है। जो जो एंड डिवाइसेज लैपटॉप्स वगैरह हैं या फिर डेस्कटॉप्स हैं, ये नहीं होता कि ऑर्गेनाइजेशन में जिस बंदे को मर्जी है जिस डेस्कटॉप में बैठ जाए, नाम के हिसाब से जब आप किसी खासतौर पर ऐसे हसास इदारे जहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है ना बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है, वहाँ पर हर एक डेस्कटॉप को, हर एक लैपटॉप को बाइंड कर दिया जाता है, उसके मैक की बाइंडिंग कर दी जाती है कि ये स्विच के साथ लैन में ये मैक एड्रेस आपके पास डेस्कटॉप लगा हुआ है, तो इसके अलावा कोई और डेस्कटॉप ही नहीं लग सकता। हम इस हद तक सिक्योरिटी लगा सकते हैं कि वो पोर्ट, वो इथरनेट केबल अगर उस डेस्कटॉप से उतार के किसी और में लगाएंगे तो आपकी पोर्ट ही डाउन हो जाएगी, और वो उस वक्त तक आपकी वो पोर्ट डाउन रहेगी, और वो बेसिकली डिसेबल्ड स्टेट कहलाती है, और वो उस वक्त तक डिसेबल्ड रहेगी जब तक कि वो आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको दोबारा अप नहीं करता। तो जब एडमिनिस्ट्रेटर तक बात पहुंचेगी तो एडमिनिस्ट्रेटर तो पहले ट्रेस करेगा तुमने वायलेशन क्या की है, और वो वायलेशन भी वहां पर रिकॉर्ड हुई होगी, उसके पास जो डेटाबेस होगा वहां पर वो वायलेशन भी रिकॉर्ड होगी। ये चीज़ मैं सारी आपको सिखाऊंगा आगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहने का क्या मकसद है, ये बात तो हमारी तय हो गई कि जो लोग जिन जो डेस्कटॉप से बैठे होंगे उन डेस्कटॉप्स को वो बेसिकली बेस्ट बीपीडी उनसे नहीं बेचेंगे। स्विचेस के तो आम यूजर्स को एक्सेस ही नहीं होती ना, होगा तो मैंने आपको जैसे बताया था कि कुछ केसेस में जो है ना, आमतौर पर तो मैंने बताया था रूट ब्रिज वो डिवाइस बनेगी, स्विचेस बनेंगे, लेकिन होस्ट के कुछ ऐसी स्पूफिंग करके, कुछ ऐसा जो है ना उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करके कि उसको इस तरह का बिहेवियर के तौर पर उसको बेस्ट बीपीडी वहां से जनरेट करवा दे। जैसे यही एक बेसिकली समझ लें कि एक वो बंदा है जिसने वायलेशन करनी है, लेकिन अब ये
पोर्ट तो उसको जा रही है, लेकिन ये जो डिवाइस अपनी ऐड करेगा ना, ये याद रखिएगा, ये वो डिवाइस नहीं होगी जो उसको कंपनी ने दी हुई है या कंपनी में जो उसके रजिस्टर्ड है। ये डिवाइस कोई अपनी उसको अलग लगानी पड़ेगी, ठीक है। जब वो अलग लगाएगा तो उस केस के लिए फिर हम लोग क्या कर लेंगे, अपने स्विचेस जो रूट स्विच होगा या जो जो पोर्ट्स होंगी, उन पोर्ट्स में हम लोग एक BPDU गार्ड को इनेबल कर लेंगे। जब BPDU गार्ड को इनेबल करेंगे तो कोई भी अनऑथराइज्ड बंदा या अनऑथराइज्ड डिवाइस जो है ना हमारे नेटवर्क में आके BPDU भेजेगा, या BPDU बेस्ड कोई भी डिवाइस जो है ना हमारे नेटवर्क में ऐड होगी जिसका हमें नहीं पता, जिसको हम खुद नहीं ऐड करना चाहते, तो वो पोर्ट डाउन हो जाएगी। जब वो पोर्ट डाउन हो जाएगी तो उससे ऑब्वियसली वो बंदा भी पकड़ा जाएगा और आपका नेटवर्क भी सेफ हो जाएगा। तो अब ये चीज़ होती कैसे है, प्रैक्टिकली इसको कैसे डिप्लॉय किया जाता है, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है, यहाँ तक इस चीज़ को अच्छी तरह से स्टडी करके आइएगा। अगला बेसिकली सिक्योरिटी का टॉपिक है, ठीक है, अगला टॉपिक है नेटवर्क सिक्योरिटी का, इसको फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अच्छा सर, जी जी सर मैं अकेडमी में भी आ जाए? जी प्लीज़, आप ज़रूर आया करें अकेडमी में, चूँकि फिजिकल जितनी आप लर्निंग करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी ऑनलाइन नहीं होगी। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फिजिकल आएँ, और फिजिकल जब आप बैठेंगे आपके क्वेश्चंस भी ज़्यादा होंगे और आप ज़्यादा लर्निंग करेंगे। यस सर, वो मेरे अभी पेपर खत्म हुए थे मेट के, तो मैं उसके बाद एक घंटा ही होता था, एक घंटा तो निकाल ही लूँगा। हाँ, अब दूसरा ये है कि आपका फिक्स टाइम होता है ना, आप 8 to 9 से रात यही होगा हमेशा आपका टाइम हुआ करेगा, तो इसमें आप जी टाइम इजीली मैनेज कर सकते हैं सारे। मैं तो रिकमेंड करता हूँ ज़्यादा, जितने ज़्यादा लोग मेरे सामने बैठे होंगे तो उतना ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा अच्छी तरह डिलीवर करने की कोशिश करूँ। ऑनलाइन फिजिकल वैसे ही ज़्यादा सीखता है बंदा, ठीक है। यस सर, वो ठीक है सर, होगा। ठीक है, थैंक यू।